हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड PSTCL जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 2016 का हम यहाँ पे इस पेपर का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इस पेपर की बात करें दोस्तों, तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, जिसमें से आपके 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे और बाकी के जो 40 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए थे वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इस वीडियो में जो आपसे 60 क्वेश्चन जो पूछे गए थे टेक्निकल से रिलेटेड, इन 60 क्वेश्चंस का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ही प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम किसी नए पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के इस पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स और टोटली क्लोज्ड स्लॉट्स आर यूज्ड इन इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे हमारे जो सेमी क्लोज्ड या फिर टोटली क्लोज्ड स्लॉट्स होते हैं इंडक्शन मोटर में, वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स की, तो कुछ इस प्रकार आपके क्या होता है, ये सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, हमारे कंडक्टर्स रखे होते हैं। तो ये हम सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स को यूज़ करने के कारण क्या होता है, हमारा एयर गैप कम हो जाता है और एयर गैप कम होने से क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस कम हो जाता है और रिलक्टेंस कम होने से क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। तो हम सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स का यूज़ क्यों करते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फॉर अ DC शंट मोटर स्पीड कैन नॉट बी वेरी बाय वेरिंग। तो यहाँ पे आपकी जो DC शंट मोटर होती है उसमें हम स्पीड को किसको चेंज करके चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि DC शंट मोटर में हमारा जो स्पीड का रिलेशन होता है वो क्या होता है, हमारा एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/5 फ्लक्स के। और यहाँ पे EB क्या होता है, हमारा EB होता है हमारा V-IA/RA। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम स्पीड का जो हमारा रिलेशन बनता है, तो हम वोल्टेज को कंट्रोल करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स यानी कि जो फील्ड करंट है उसको कंट्रोल करके भी हम यहाँ पे हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है, यानी कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे तीनों मेथड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मोटर की स्टार्टिंग से हमारा यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग। तो यानी कि स्टार्टिंग से हम जो मोटर की स्पीड है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ E/H इन यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज। तो यहाँ से आपको E और H का जो रेशियो है वो यहाँ से आपको यूनिफॉर्म प्लेन में उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से आपका E जो होता है, E क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ E की, तो E आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और H क्या होता है यहाँ पे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये आपका प्लेन वेव में जो आपका प्लेन यूनिफॉर्म वेव होती है उसमें किसके बराबर होता है। तो ये आपका होता है √μ/ε। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एनुअल डिप्रिशिएशन कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो आपकी जो एनुअल डिप्रिशिएशन होता है वो किसके द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड, एक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है हमारे पास डिप्रिशिएशन मेथड। तो यहाँ पे 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ से आपको 2 मेथड के नाम दिए हुए हैं, सिंकिंग फंड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम दोनों से ही एनुअल डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंकिंग फंड मेथड की, तो सिंकिंग फंड मेथड में जो हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है P-SR/1+R⁻n-1। ये क्या होता है, हमारा सिंकिंग फंड मेथड में डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ P क्या है, तो P यहाँ पे हमारी इनिशियल कॉस्ट होती है और S जो होता है ये हमारा यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू होता है और R यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सिंकिंग फंड मेथड का फॉर्मूला। उसी के साथ अगर बात करता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा P-S/n। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में
डिप्रिसिएशन के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पी क्या होता है हमारा, तो पी होता है यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट, और एस होता है स्क्रैप वैल्यू, और एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे ये आपको साथ में फॉर्मूले भी हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द स्लाइड वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी फॉर मच एक्यूरेट रिजल्ट। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है उसमें जो स्लाइड वायर होता है वो आपका जितना लंबा होगा, जितना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, उतना ही हमको उसमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हम लंबा रख सकते हैं, जितना उसकी लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ताकि हमको उसमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर आपके दो तरह के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके एसी पोटेंशियोमीटर, और एक दूसरा होता है आपके डीसी पोटेंशियोमीटर। और आपका जो पोटेंशियोमीटर होते हैं ये नल टाइप इंस्ट्रूमेंट या फिर जीरो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाई कॉन्स्टेंटली मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच डिफर ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन इज द डिवाइस विच डिटेक्ट एबनॉर्मल कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रिकल मेजरिंग जो क्वांटिटीज़ होती है, जो कि हमारी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन में अलग अलग होती है, लेकिन जो एबनॉर्मल कंडीशन में जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है, उनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है किसका यूज़ करते हैं हम, एबनॉर्मल कंडीशन में हम रिले का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि कोई फॉल्ट अकर्स होता है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम क्या करती है, हमारी रिले करती है। और रिले को किस तरह की होती है, वो प्रोटेक्टिव रिले होती है, ना कि डिफरेंशियल रिले। तो हम प्रोटेक्टिव रिले का यूज़ करते हैं। वो रिले क्या करती है, उस फॉल्ट को सेंस करती है, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करती है, और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देती है। उस सिग्नल के अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले इज यूज्ड फॉर ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, ट्रांसफॉर्मर में इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले जो होती है, जो कि आपकी ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है, तो ये यूज़ होती है आपकी इंटरनल शॉर्ट सर्किट के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, तो ट्रांसफॉर्मर एक होती है हमारी बकोज रिले, जो कि हमको किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। उसी के साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में एक रिले और होती है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ये हमको किससे प्रोवाइड करवाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन इनरश करंट होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। उसी के साथ ट्रांसफॉर्मर में एक और होता है हमारे पास बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लो फॉल्ट की सेटिंग और हाई ऑपरेटिंग स्पीड के लिए बायस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर 4 अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग रिलेस का यूज़ करते हैं। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम इज व्हेन गेन मार्जिन इज पॉजिटिव वेयर एज फेज मार्जिन इज नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपका जो गेन मार्जिन होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, और हमारा जो फेस मार्जिन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारा कमेंट करना है कि हमको ये सिस्टम किस तरह का है, स्टेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम सबसे पहले स्टेबल सिस्टम की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेबल सिस्टम की। तो स्टेबल सिस्टम में हमारा गेन मार्जिन जो होता है ये होता है पॉजिटिव, और फेस मार्जिन जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर बात करते हैं अनस्टेबल सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारा गेन मार्जिन जो होता है ये होता है नेगेटिव, और जो फेस मार्जिन होता है ये क्या होता है, ये भी हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम। तो ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो गेन मार्जिन होता है, ये कितना होता है, ये हमारा होता है 1। या फिर अगर हम डीबी में बात करें, तो डीबी में ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 dB हो जाएगा। और यहाँ पे फेस मार्जिन जो होता है ये कितना होता है, हमारे पास 0 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से हमको जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जो हमारा फेस मार्जिन है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी हमारा जो गेन मार्जिन है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि हमारा जो जीएम है वो क्या होना चाहिए, गेन मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए, और फेस मार्जिन जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो स्टेबल, अनस्टेबल और ऑसिलेटरी सिस्टम, यहाँ पे हमारा जो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम स्टेबल सिस्टम के लिए जाएंगे तो हमारा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन में गेन मार्जिन तो पॉजिटिव है लेकिन फेस मार्जिन नेगेटिव पूछा गया है। साथ में अगर बात करें हम अनस्टेबल सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे हमारे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमारा फेज मार्जिन तो नेगेटिव है लेकिन गेन मार्जिन पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस ऑप्शन की, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है वो यहाँ पे हमारा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा, हमको यहाँ सही आंसर टिक ही नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, ये हमारा गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बताना चाहिए था कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर पाते, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे हम ना तो स्टेबल सिस्टम बोल सकते हैं ना अनस्टेबल सिस्टम बोल सकते हैं। अगर स्टेबल सिस्टम बोलेंगे तो हमारा गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हुआ है। लेकिन अगर हम अनस्टेबल बोलते हैं तो हमारे दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में फिर भी हमको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया गया है, तो हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो यहाँ पे हम इसको, इसमें जाना चाहे तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकते हैं, अनडिटरमाइंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टार्टिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करने का कौन सा एक मेथड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हम स्टेटर में फेस, जो हमारी फेस वाइंडिंग होती है उसको क्या दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो फेस स्प्लिटिंग से हमारे क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और इससे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरह का हमारा मेथड होता है। पोल शेडिंग, यानी कि आपने शेडिंग पोल मोटर पढ़ी होगी, तो उससे भी हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उससे भी हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है, और उसमें हमारा जो उसकी रन करती है अनशेडेड पोर्शन टू शेडेड पोर्शन की तरफ रन करती है। और एक रिपल्शन मोटर, ये भी हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट स्विचिंग का हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्टेज गेन ऑफ अ गिवन कॉमन सोर्स जे फेड एम्पलीफायर वेरी विज। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन सोर्स जे फेड होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो उसका वोल्टेज गेन होता है वो किसको वेरी करने से वेरी करता है। तो वो वेरी करता है आपका ड्रेन, यानी ड्रेन लोड रेसिस्टेंस को चेंज करने से चेंज होता है। तो हम बात करते हैं हम कॉमन सोर्स जे फेड एम्पलीफायर की। तो ये आपका सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से हमारा जो क्या होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर होता है, जैसा आपका सेम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर होता है वैसे ही यहाँ पे कॉमन सोर्स जे फेड होता है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ से ये क्या होता है हमारे पास, इसका रेसिस्टेंस होता है ड्रेन रेसिस्टेंस, और यहाँ पे ये हमारे पास इसका सिंबल होता है ये। तो यहाँ पे ये हमारे पास गेट होता है, ये हमारे पास सोर्स होता है, और ये हमारे पास ड्रेन टर्मिनल होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये वी आउट होता है, और यहाँ पे ये वी पॉजिटिव होता है, ये आर डी होता है ड्रेन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ड्रेन रेसिस्टेंस को वेरी करके, या फिर लोड रेसिस्टेंस, ड्रेन लोड रेसिस्टेंस हम इसी को बोलते हैं, तो इसको वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज गेन को वेरी करवा सकते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू द रिवर्स रिकवरी टाइम व्हेन जंक्शन डायोड इज बीइंग यूज्ड इन स्विचिंग एप्लीकेशन द फॉरवर्ड रिकवरी टाइम इज। तो यहाँ से जब अगर हम जंक्शन डायोड को एज अ स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो रिवर्स रिकवरी टाइम को जब हम फॉरवर्ड रिकवरी टाइम से कंपेयर करते हैं तो ये क्या होता है हमारा हल्का सा ही कम होता है, यानी कि स्लाइटली लेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, अ मोटर हैज़ टू स्टार्ट विद हाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वो जो मोटर होती है जिसमें हमको हाई एक्सेलरेशन होती है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो आपको पता है कि लिफ्ट जो होती है उसमें हमको हाई एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम हाई एक्सेलरेशन मोटर का किसका यूज़ करेंगे, लिफ्ट में यूज़ करेंगे। और हम किसका यूज़ करते हैं हाई एक्सेलरेशन के, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डीसी सीरीज़ मोटर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाई एक्सेलरेशन का यूज़ हम किस में करते हैं, लिफ्ट हो गया हमारा, क्रेन्स हो गया या फिर ट्रैक्शन हो गया, इन सभी में हमको हाई एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है, इन एयर सर्किट ब्रेकर द मीडियम एम्प्लॉयड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्क इज। तो आपका जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आर्क को एक्सटेंड करने के लिए जो मीडियम होता है वो कौन सा मीडियम होता है, तो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन के लिए जो मीडियम होता है वो एयर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं एयर सर्किट ब्रेकर की, तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है। और इनको जो हम यूज़ करते हैं कहाँ तक यूज़ करते हैं, 400 kV तक हम एयर सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। और जो इसका मेनली जो यूज़ होता है एयर सर्किट ब्रेकर का, तो इसका मेनली जो यूज़ होता है
वो होता है हमारे रेलवेज़ में। रेलवेज़ इलेक्ट्रिफिकेशन में किसका यूज़ करते हैं? एयर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है द डैम्पिंग वाइंडिंग प्रोड्यूसेस व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड। तो जब आपकी सिंक्रोनस मोटर जब सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही होती है तो उस टाइम जो डैम्पिंग वाइंडिंग जो प्रोड्यूस करती है वो जीरो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है, डैम्पर वाइंडिंग होती है, वो यूज़ क्यों की जाती है? ताकि सिंक्रोनस मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट बना सकें। तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। साथ में ये क्या करती है, हंटिंग का जो इफेक्ट होता है मोटर में या फिर जनरेटर में उसको भी ये कम करती है। और जो जब ये सिंक्रोनस मोटर जब हमारी सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही होती है तो उस टाइम पे हमारी जो डैम्पर वाइंडिंग होती है इसमें करंट भी क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ सिस्टम डज अ सर्वो मैकेनिज्म हैव स्टेप डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वो मैकेनिज्म होता है उसमें स्टेप डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हमारा टाइप 1 सिस्टम का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन एन अल्टरनेटर फील्ड इज प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज ऑफ। तो यहाँ जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें हम फील्ड वाइंडिंग को जो रोटर पे रखते हैं और स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग को रखते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग को रखते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो हम ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, हमारा वोल्टेज जनरेट होता है। यानी कि जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है? जनरेट होती है। और जब आर्मेचर में ज़्यादा पावर जनरेट होने से हमको ज़्यादा इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ज़्यादा इंसुलेशन अगर हम रोटर पे रखेंगे तो रोटर हमारा हैवी हो जाएगा और इससे हमारी जो अल्टरनेटर वो घूम नहीं पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्मेचर को स्टेटर पे रखते हैं। और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें हमको कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि हम डीसी का यूज़ करते हैं फील्ड वाइंडिंग में, जो कि हमको मात्र उसको एक्साइटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे हमको इंसुलेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ पे इंसुलेशन की वजह से ही हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ पे रखते हैं? स्टेटर पे रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास द फ्यूचर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज वेयर एज न्यूक्लियर पावर प्लांट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट की, तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें क्या हमको कोयले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कोयल बर्निंग के लिए कोयले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इसकी जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो कैपिटल कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है और हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका कैपिटल कॉस्ट वो हाई होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है, नेग्लेजिबल होती है, बिल्कुल जीरो मान सकते हैं हम। जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बिल्कुल जीरो के आसपास होती है। तो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबल कॉज ऑफ मेकिंग द डैम्पिंग स्मॉल इन बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो हमारा जो बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है इसमें जो हमारी डैम्पिंग होती है, हम डैम्पिंग को क्या करते हैं? स्मॉल बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। तो उसको छोटा बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है? तो हमारा बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग को छोटा बनाने का रीज़न ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट डिफ्लेक्शन होता है, जो फर्स्ट टाइम जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमको ज़्यादा रेंज के लिए मिलेगा। तो जब हमको ज़्यादा रेंज के लिए डिफ्लेक्शन मिलेगा तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो डैम्पिंग होता है हम उसको बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर में स्मॉल बनाते हैं, जिससे कि हमको फर्स्ट टाइम में जो है ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, टू गेट द फर्स्ट डिफ्लेक्शन लार्ज। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा एट द ओरिजन द नंबर ऑफ पोल पोसेस्ड बाय टाइप 2 सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ओरिजन पे अगर बात करते हैं तो टोटल पोल जो होते हैं वो टाइप 2 सिस्टम के द्वारा जो दिए जाते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 2 होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन डीसी चॉपर व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज 0.5 पर यूनिट रिपेल। तो जब हमारा ड्यूटी साइकिल चॉपर के अंदर ड्यूटी साइकिल 0.5 पर यूनिट रिपेल होता है तो उस टाइम पे जो होता है हमारा जो ड्यूटी साइकिल होता है, सॉरी उस टाइम पे हमारे जो पर यूनिट रिपेल होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। क्या होते हैं? हमारे मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जब ड्यूटी साइकिल 0.5 होते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो पर यूनिट रिपल होते हैं ये क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछा जा सकता है कि जब हमारा पर यूनिट रिपल मैक्सिमम होता है तो उस टाइम पे हमारा ड्यूटी साइकिल कितना होता है, तो आपको उस टाइम पे हमारा ड्यूटी साइकिल जो होगा 0.5 होगा। ये आपसे उल्टे तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज एनालोगस टू विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं फोर्स वोल्टेज एनालॉजी की, तो हमारा जो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी होती है इसमें हमारा विस्कस फ्रिक्शन के जो एनालोगस होता है तो ये होता है हमारा रेसिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसी के साथ अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे स्प्रिंग की, तो जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है क्या होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये किसके एनालोगस होता है, तो ये होता है 1 कैपेसिटेंस। और यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये हमारा एनालोगस होता है चार्ज के एनालोगस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो विस्कस फ्रिक्शन है ये तो हमारा रेसिस्टेंस के एनालोगस होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है ये हमारा 1 कैपेसिटेंस के एनालोगस होगा, और डिस्प्लेसमेंट ये हमारा चार्ज के एनालोगस होगा। तो यहाँ से विस्कस फ्रिक्शन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, फॉर for a unit distance a cable has unit inductance and unit impedance, what will be the magnitude of surge impedance। तो आपको बताया जो हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस जो होता है, सर्ज इम्पीडेंस ये क्या होता है हमारा √L/C होता है। तो यहाँ से आपको यूनिट डिस्टेंस और यूनिट इंडक्टेंस के लिए हमारा सर्ज इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस में बी कोज्ड बाय। जो हमारे ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस होते हैं ये किसके कारण आते हैं, तो ये हमारे फॉल्ट के कारण आते हैं, या फिर लोड में वेरिएशन होने के कारण आते हैं, या फिर स्विचिंग ऑपरेशंस के कारण आते हैं। तो इन तीनों के कारण हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस आते हैं हमारे पावर सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द SCR इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन होता है तो ये क्या होता है कि जब हमने SCR के एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा और कैथोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, ये हमारा एनोड टर्मिनल ये कैथोड टर्मिनल, लेकिन हमारा जो गेट था उसको हमने ओपन सर्किट रखा। तो ये कंडीशन जो होती है ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। तो जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देंगे तब तक हमारा जो थायरिस्टर ये ऑन ही नहीं हो सकता है, तो ये तब तक किस पोजीशन में रहेगा, ऑफ पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में जो हमारा SCR होता है ये किस में रहता है, हमारा ऑफ पोजीशन में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे फर्स्ट आपका गलत आंसर है, यहाँ पे हमारा सेकंड जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑफ पोजीशन में ही रहेगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन अ CRT फॉस्फर कोटिंग इज प्रोवाइडेड। जो आपका CRT यानी कि जो आपका कैथोड रे ट्यूब होती है, तो इसमें हम फॉस्फर की जो कोटिंग करते हैं, ये फॉस्फर की कोटिंग हमारी कहाँ पे होती है, सरफेस के इनसाइड होती है, या फिर मिडल में होती है, नियर द एंड होती है, आउटसाइड होती है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम CRT की, तो CRT की स्क्रीन कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये क्या होती है हमारे पास CRT की स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे इसमें जो कोटिंग होती है वो कहाँ होती है, अंदर की साइड यहाँ पे कोटिंग होती है। तो ये कहाँ होती है आपकी, ऑन इनसाइड द सरफेस। यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑन इनसाइड सरफेस। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिप्लीशन लेयर अकर्स इन अ PN जंक्शन लाइज इन P रीजन एंड N रीजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं PN जंक्शन की, तो PN जंक्शन में जो हमारा P रीजन होगा उसमें डिप्लीशन रीजन उसमें हमारी जो डिप्लीशन लेयर होगी ये क्या होगी, हमारी कम होगी। और जो N रीजन होगा उसमें जो हमारी डिप्लीशन रीजन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो P रीजन में जो हमारी लेयर होगी वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेस होगी। और हमारा N रीजन है उसमें कितनी होगी ये हमारी लेयर, हमारी डिप्लीशन लेयर, तो ये होती है हमारे पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर एंड लेस। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट हैपन्स टू द क्रिटिकल वोल्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विद द यूज़ ऑफ बंडल कंडक्टर्स। तो यहाँ से आपको पता है कि जब भी हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो बंडल कंडक्टर का यूज़ करने के कारण हमारा क्या होता है, जो कंडक्टर का जो डायामीटर होता है हमारा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको पता है कि जब डायामीटर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा डायामीटर होने के कारण
हमारा जो कोरोना लॉस होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल वोल्टेज का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जित क्रिटिकल वोल्टेज इंक्रीज होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज पे कोरोना जितने ज़्यादा वोल्टेज पे कोरोना बनेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर कम वोल्टेज पे अगर कोरोना बन गया, यानी कोरोना का फॉर्मेशन हो गया, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बंडल कंडक्टर का यूज़ इस वजह से करते हैं कि बंडल कंडक्टर यूज़ करने से हमारा डायामीटर इंक्रीज हो जाता है, और डायामीटर इंक्रीज होने के कारण जो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है कि ये हमारा वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी कि कोरोना बनना स्टार्ट होता है। और एक होता है हमारा क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज क्या होता है कि जिस वोल्टेज पे हमको कोरोना कंडक्टर्स की सरफेस पर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज होता है। तो बंडल कंडक्टर का यूज़ करने से हमारा जो क्रिटिकल वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रीज़न फॉर कम्यूटेशन ओवरलैप इन फेस कंट्रोल AC टू DC कन्वर्टर। जो हमारा AC टू DC फेस कंट्रोल AC टू DC कन्वर्टर होता है, इसमें जो कम्यूटेशन ओवरलैप होता है इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स साइड होती है, यानी कि जहाँ से हम सप्लाई देते हैं वहाँ पे हम इंडक्टेंस का यूज़ करते हैं। तो उस इंडक्टेंस के कारण हमारा कम्यूटेशन जो क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है फेस कंट्रोल्ड AC टू DC कन्वर्टर में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर हम इस सोर्स इंडक्टेंस को अगर हम जीरो कर देते हैं, यानी कि इसको अगर हम सोर्स इंडक्टेंस को अगर हम जीरो कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे ओवरलैप की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम किस कारण से आती है, सोर्स के इंडक्टेंस के कारण। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंट्रोल सिस्टम इफ G इज गेन मार्जिन देन डैम्पिंग वेरीज। तो यहाँ से अगर बात करते हैं G हमारा गेन होता है, तो हमारा जो डैम्पिंग जो होती है हमारी डैम्पिंग, तो डैम्पिंग हमारी जो वेरी करती है वो करती है 1/√G के रेशो में। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो डैम्पिंग वेरी करती है 1/√G के रेशो में यहाँ पे वेरी करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स एम्प्लॉयड इन थर्मोनिक जनरेटर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ। तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होते हैं जो थर्मोनिक जनरेटर में यूज़ किए जाते हैं, तो जनरली हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी के रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में हम इसके बाकी के रिमेनिंग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।